ओके, जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी वर्कशीट 2, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं अगर हम उसको इनिशियल पोजीशन से फिर से गोल घूम के इनिशियल पोजीशन पे अगर लाते हैं तो उनके द्वारा वर्क डन होता है 0। बट वही अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करें तो उसके अंदर अगर हम फिर से इनिशियल पोजीशन से निकल के अगर ऑब्जेक्ट को फिर से इनिशियल पोजीशन पे लाते हैं तो यहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा। हाँ, हमने तो सीखा है डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो तो वर्क डन 0 होना चाहिए, बट यहां पे वो फॉलो नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में फॉलो करेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और कुछ खास बात, ठीक है। अगर मैं बोलूं कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल लेके हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेंगे तो कैसे होगा। सपोज दिस इज अर्थ। आपको पता है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट पे, वो टुवर्ड द सेंटर होगा। तो उस हिसाब से वो रेडियस पे डिपेंड होगा कि ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है ना। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना वो कम फोर्स लगाएगी। बट अगर सपोज मुझको ये ऑब्जेक्ट को यहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना है तो वर्क डन बाय मी इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज सपोज W। और वो वर्क डन मैं कैसे निकालूंगा, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकाल के, जो कि हो जाएगा -mgh। ओके, यहां पे h होगा हाइट। ओके, यहां पे हाइट पॉजिटिव आएगी अगर डेप्थ में जा रहा है कोई चीज, अगर कोई चीज नीचे आ रहा है तो h नेगेटिव आएगा। अगर सपोज मुझको A से इस पॉइंट C तक आना है तब क्या कंडीशन हो जाएगी। फिर से मुझको हाइट तो सेम लगेगी। यहां से अगर मैं हाइट गिनूं तो हाइट तो सेम लगेगी, मास भी ऑब्जेक्ट का सेम लगेगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो उसी हिसाब से A टू B जाने में जितना वर्क डन हो रहा है, A टू B जाने में जितना वर्क डन हो रहा है, A टू C जाने में उतना ही वर्क डन होगा। अगर मैं कहूं A टू B मुझको ऐसे सीधा नहीं जाना, A टू B मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे घूम के गोल 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 घूम के फिर मैं B के पास जाऊंगा, तब कितना होगा वर्क डन। फिर से हम बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में की हाइट गिनेंगे, जो कि होगा h। मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम है, तो फिर से वर्क डन सेम आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जहां पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट होता है। एग्जांपल के लिए देख लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर एग्जांपल। मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी इसके आगे ही लिख देता हूं, -mgh। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा -mgh वर्क डन, ठीक है। If displacement is equal to 0, work done is 0. If displacement is equal to 0, work done may or may not be equal to 0, ठीक है। कभी 0 तो नहीं होता, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका वर्क डन होता है -mgh। सेकंड कंजर्वेटिव फोर्सेस में सेकंड आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये -mgh अर्थ पे चलेगा, ठीक है। अगर आपको दूसरा निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स तो F = G(m1m2/r² आएगा। ओके, यहां पे बस हम इस सिनॉप्सिस में बस -mgh अर्थ के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे K होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। जहां पे K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 और Q2 है चार्ज, और R है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। थर्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जिसका वर्क डन होगा -12kx स्क्वायर, वेयर x क्या है, स्प्रिंग के आइडियल पोजीशन से मैंने स्प्रिंग को कितना खींचा है या कितना ढकेला है, हाउ मच द स्प्रिंग लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये है x, मतलब डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। अगर मैं फोर्स बोलूं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सब वर्क डन के बारे में लिखा है, ठीक है, ये सब वर्क डन के बारे में लिखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, mg, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हो गया। अगर उसको वर्क डन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R, सही है ना, कूलम्ब्स फोर्स। यस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर सपोज मुझको निकालना है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो आएगा K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स माइनस के, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, -kx स्क्वायर, बट स्प्रिंग फोर्स होता है -k इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स होता है -k इंटू एक्स, और स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन होता है -kx स्क्वायर, ठीक है। ये सब हो गया कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस ले लेते हैं, अभी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। चार ऑप्शन हमको दिए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है एयर रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन है विस्कस फोर्स। यहां से देखो, हमको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट जीरो भी रहा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में गोल घूम के फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी सेम, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विस्कस फोर्स, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चार ऑप्शन हमको फिर से दिए गए हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहचानना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है फ्रिक्शनल, सेकेंड स्प्रिंग, थर्ड ऑप्शन हमको दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है, देखना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऑप्शन 1 इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। Okay, question number 3. If U represents the potential energy of the system, then minus du by dx is. If U represents potential energy of the system, then minus du by dx is. Minus du by dx. देखो, अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी है और ये डिस्प्लेसमेंट है। हमको अच्छे से पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी में ऐसे होता है। अभी फिलहाल हम ये डी क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस डी? डी मतलब बस हम ये सोचेंगे कि डी एक छोटा सा चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी में छोटा सा चेंज, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, और डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एनर्जी तो है, एनर्जी मतलब ही वर्क डन। तो अगर यहां पे मैं लिख लू एनर्जी का मतलब डी यू मतलब ये वर्क है ना, अपॉन dx मतलब डिस्प्लेसमेंट s, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फोर्स। तो इसका ही मतलब होता है एक छोटी सी फोर्स, छोटी सी एनर्जी अपॉन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी फोर्स। तो यहां पे ऑप्शन है फर्स्ट पावर, सेकंड फोर्स, थर्ड मोमेंटम, फोर्थ वर्क। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन सही है, फोर्स। Okay, question number 4. In the case of conservative forces, which of the following is true? In case of conservative forces, क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सेकेंड ऑप्शन है वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0। थर्ड ऑप्शन है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स को ग्रेविटेशनल एनर्जी ले लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लेंगे, कोई भी अगर हम एनर्जी ले ले तो वर्क डन उसका स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। क्या ये सही है? वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोला है क्या? बस पोटेंशियल एनर्जी बोला है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ही यू। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहां वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ए से बी तक जाना है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स में लगा रहा हूं, ग्रेविटी अगर गिर रहा हूं मैं ग्रेविटी के हिसाब से, तो मैं पाथ कैसे भी चूज कर लूं, वर्क मुझको उतना ही करना पड़ेगा। सेकेंड, इन ए क्लोज लूप वर्क डन इज 0। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये सही है। थर्ड, वर्क डन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस इज डिपेंड अपॉन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, हमको दे देगा नेगेटिव वर्क डन। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन। Fifth, work done by a conservative force in a round trip is 0। राउंड ट्रिप में
कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से किया गया वर्क 0 होता है। ओके, लेवल 1 के क्वेश्चन अभी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है 8 न्यूटन पर मीटर, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन मतलब x, 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन दे दिया है। द मिनिमम वर्क डन इन जूल्स इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ओके, अब है ना, हमको k तो सेम रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता है, बट उसने बोला है जो डेल्टा x होगा वो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक जाएगा, है ना। अब उसने ये हमको दिया है, वो हमको फाइंड करने बोला है कि वर्क डन कितना होगा 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में। मैं और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज ये है स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग को जब मैंने, ये स्प्रिंग की आइडियल पोजीशन है, ओके, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ दैट स्प्रिंग। अब मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच लिया, कितना खींचा, तो 5 सेंटीमीटर मैंने स्प्रिंग को आगे खींचा, तो 5 सेंटीमीटर हैज एन एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर। अब द मिनिमम वर्क डन, ठीक है, डायरेक्ट हम निकालते हैं, इसके लिए इतना सोचना नहीं है। 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक वर्क डन इज इक्वल टू -12 kx स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आएगा -12 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे डेल्टा x होता है, ओके, डेल्टा x मतलब x का स्क्वायर, और वहां पे x2 माइनस x1, दोनों के बीच में के एनर्जी में डिफरेंस हमको टोटल डिफरेंस दे देगा। तो -12 k की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 8 न्यूटन पर मीटर। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्या सही है ये, नहीं, देखो ये सेंटीमीटर में है, हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया -4, ब्रैकेट के अंदर 15 का स्क्वायर 225, माइनस 10 का स्क्वायर 100, और ये 10⁻² का स्क्वायर कॉमन, ओके। 225 माइनस 100 125, 125 इंटू 4 500, माइनस 500 इंटू 10 टू द पावर -4, 1 2 3 4, माइनस 0.05 जूल। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। देखो उसने ये एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। एक्स्ट्रा क्या दिया है उसने, कि मैंने स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, बट बाद में बोला 0 से नहीं खींचा है, मैंने 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचा है। तो क्या 0 से 5 सेंटीमीटर खींचने में उतनी ही वर्क डन होगा जितना 10 से 15 सेंटीमीटर खींचने में होगा? सोच के देखो, एक स्प्रिंग है, मैं 0 से 5 खींच रहा हूं, इजीली खींच जाएगा, बट जब मैं पहले से ही 10 पे हूं और 15 खींचना है, ज्यादा वर्क डन होगा। तो यहां पे हमको 5 सेंटीमीटर हम अगर यूज कर लेते हैं यहां पे, तो आंसर गलत आएगा। हमको यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वर्क डन के लिए। गॉट इट? चलो आगे। Next question, the elastic potential energy of a stretched spring is given by E is equal to 50x square. Elastic potential energy बोला है of a spring is 50x square. अब एक स्प्रिंग की एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है?
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस को छोड़ दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। हमको आगे क्या पूछा है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड e इज इन जूल। ठीक है, सब ऐसा ही में है। फिर आगे पूछ रहे हैं देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, के पूछा है, के क्या होगा। तो एज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देंगे। 50 इज इक्वल टू हाफ के, है ना, एक्स स्क्वायर कट गया, ई कट गया, 50 इज इक्वल टू हाफ के। तो के इज इक्वल टू 50 इंटू 2 दैट इज 100। ओहो, अब के का हमको यूनिट फाइंड करना है। ये कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो देखो यहां पे इस फॉर्मूला से मैं यूनिट फाइंड आउट करता हूं। एनर्जी का यूनिट बोलो, जूल। ओके, इस फॉर्मूला से नहीं, हम दूसरे फॉर्मूला से करेंगे। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस निकाल देता हूं मैं, F न्यूटन में आएगा, के हमको ढूंढना है, x डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में आएगा। अगर k का मुझको ढूंढना है तो k इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, ये हो गया उसका यूनिट, न्यूटन पर मीटर। ओके, एक ऑप्शन है क्या, 100 न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन पर मीटर को ही हम 100 न्यूटन मीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। स्प्रिंग फोर्स इज अ, स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के 3 ऑप्शंस है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव, ऑप्शन 2 कह रहा है कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट होती है वो, कितना भी खींच लो। थर्ड पूछ रहा है कांस्टेंट एंड कंजर्वेटिव, कांस्टेंट भी है एंड कंजर्वेटिव भी है। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है नॉन कंजर्वेटिव। देखते हैं, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं भाई। स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको कहा था कि अगर मैं 0 से 5 सेंटीमीटर खींचूं तो आराम से खींच लूंगा, बट वही 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर खींचूं तो ज्यादा मुझको फोर्स लगेगा। तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता स्प्रिंग फोर्स, अलग अलग लेंथ खींचने के लिए अलग अलग लगता है, सेम लेंथ अलग अलग पोजीशन से खींचने के लिए भी अलग अलग फोर्स लगता है। सो स्प्रिंग फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स कहाँ कहाँ है, ये भी नहीं आएगा, कट जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं होता, तो वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव इज आवर करेक्ट ऑप्शन। स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2 लाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁹ कूलम्स। 2 लाइक चार्जेस है, एक चार्ज 10⁻⁹ कूलम्स और दूसरा चार्ज भी 10⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, चार्ज उन्होंने दिया है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, है ना। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, दिस इज Q1, दिस इज Q2। दो आइडेंटिकल है, मतलब उनका मास भी सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज का मास होता है क्या, होता है ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना? तो आगे 2 like charges of magnitude 10⁻⁹ coulombs each are separated by a distance of 2 meter in free space। 2 मीटर है दोनों के बीच में का डिफरेंस, मतलब हमको यहाँ पे दिया हुआ है r इज इक्वल टू 2 मीटर, Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁹ coulombs, Q2 is equal to 10⁻⁹ coulombs। Okay, if the distance between the charges is increased to 4 meter, then the ratio of electric force is,
ये है बॉक्स 1, बॉक्स 2 दिया है, डिस्टेंस उसका 4 मीटर कर दिया, चार्ज तो उतना ही रहेगा कि नहीं, चार्ज तो उतना ही रहेगा। अब बोल रहा है रेशो निकालो, ये हो गया इसके द्वारा चार्जेस के बीच में का फोर्स, सपोज F1 है, इसके द्वारा फोर्स है F2, तो बोल रहा है रेशो निकालो F2 अपॉन F1, है ना। चलो निकाल देते हैं रेशो। F2 बाई F1 क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला नाम दे देता हूं, ठीक है, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ओके। तो यहां पे आएगा R2, K तो दोनों के लिए सेम होगा, है ना, K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पूछ रहा है ना तो स्क्वायर आएगा। एनर्जी पूछता, पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो R आता। तो यहां से दिख रहा है K से K गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, तो F2 अपॉन F1 आएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ओ निकालो बोल रहा है, ठीक है। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर क्या आ रहा है, R1 है 2, तो 2 टू द 4, R2 है 4, 4 4 द 16, 1/4, एक तो 1:4 नहीं तो 4:1, यस 4:1 आया, मतलब F2:F1 आया हमारा 1:4, F1:F2 पूछा है हमको, तो वो आएगा 4:1। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, 4:1 आ गया। जैसे जैसे इंक पुरानी होती है ना, बोर्ड हार्ड हो जाता है रफ करने के लिए, सारी कसरत बोर्ड रफ करने में हो जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगला, ठीक है। अ बोल्ट ऑफ मास 0.3 kg फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, हम स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बताऊंगा मैंने क्यों स्किप किया, ठीक है, क्योंकि यहां बताऊंगा तो मैं कम से कम आधा घंटा इस पे आपको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन हर तरीके से गलत है, इसके मैं आपको 5-6 रीजन दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग थ्रू 20 सेंटीमीटर, एनर्जी 1 जूल, स्प्रिंग को कितना खींचा है, स्ट्रेच स्प्रिंग थ्रू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 से 20 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को खींचा है 0 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 से 20 सेंटीमीटर खींचा है, तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग इज, तो फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, F = -kx होता है, या फिर E = -1/2 kx² होता है, दोनों में से एक फॉर्मूला हमको यूज करना है। एनर्जी दी है तो हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो, एनर्जी 1 जूल है, -1/2, k नहीं पता, x² पता है, ठीक है। 20 लेंगे क्या, नहीं, इसको हम लेंगे 0.2, क्योंकि 0.2 मीटर आएगा, है ना, 0.2 का स्क्वायर है वो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 = -k, 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04, 0.04 डिनोमिनेटर में, ये आएगा k = 2/0.04, जो कि होगा 200/4 = 4 5 20 50, और k का हमने यूनिट निकाला था न्यूटन पर मीटर, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स, देखो आ गया 50 न्यूटन मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर 3, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं बोर्ड ऑफ कर रहा हूं क्वेश्चन रीड कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spring when compressed by 4 centimeter has 2 joule energy. When compressed by 4 centimeter has energy is equal to 2 joule. The force required to extend it by 8 centimeter will be. अब बोल रहे हैं फोर्स निकालो, उसको एक्सटेंड करना है हमको 8 सेंटीमीटर, जीरो से ही। जब भी सिर्फ एक्सटेंड करना है बोले जीरो से एक्सटेंड कर दो। अगर ऐसे बोले कि भाई 5 से 8 करो तो 5 से 8 लेना है, तो फॉर्मूला हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो पहले इस पर से देख लेते हैं हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एफ बी इसी के अंदर डाल देते हैं क्या? नहीं, छोड़ो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ई दिया हुआ है 2 जूल माइनस हाफ, के की वैल्यू नहीं दी है, एक्स की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, बट हम 4 नहीं ले सकते, उसको हमको ले जाना पड़ेगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब उसका स्क्वायर 2 टू हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, के की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, के इज इक्वल टू 2 बाई 4 4 16 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻4, मतलब 1 2 3 4। सही है क्या? हाँ, लघु तो सही रहा है ना? तो k इज इक्वल टू, डिवाइड कर लो इसको 8 से 10,000 को, तो 8 1 जा 8। आंसर देख ले होंगे क्या? सही जा रहे हैं क्या हम? ओके, आगे आगे आएगा वो, के की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, यहाँ पे बस हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। 10,000 बाई 8, 5,000 बाई 4, 2500 बाई 2, 1250। ठीक है, के की वैल्यू आ गई न्यूटन पर मीटर। अब मुझको यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स का आएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के की वैल्यू 1250, और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 8 सेंटीमीटर। फिर से 8 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर 1250 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कर देते हैं हम। 1250 इंटू 16 क्या आएगा? 16 0 ज़ा 0, 16 5 ज़ा 80, 16 2 ज़ा 32 प्लस 8 40, 16 17 19 20, 20,000 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 4 जीरो -4 से कट जाएंगे, आ गया 2 न्यूटन। है क्या? चलो सही है, ऑप्शन नंबर 2 2 न्यूटन आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगर खुद से सॉल्व हो जाए तो फिर फॉरवर्ड किया करो। डायरेक्ट आता है ऐसे बोल के फॉरवर्ड मत किया करो, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, next question, the work done in stretching a spring of spring constant 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। वर्क डन थ्रू अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इज, तो 10 सेंटीमीटर से खींचा है, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब पूछा है वर्क डन निकालो। वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, जूल में निकालो कहाँ है, माइनस हाफ के दिया हुआ है 100, एक्स स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 10⁻⁻4। ये 2 4 शून्य से -4 कट गया, आया आंसर माइनस हाफ। वर्क डन इज माइनस हाफ जूल, मैग्नीट्यूड में हाफ जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? ये क्वेश्चन था हमारा, पूछा था वर्क डन।
पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक है। मैं अगर रुक जाऊंगा तो हमारे वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। आगे मल्टी करेक्ट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहला पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लिख देता हूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से हैं बताओ, ठीक है। इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है, विस्कस नॉन कंजर्वेटिव है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है। तो इन दोनों को कट कर दो। ऑप्शन 2 and 3 आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जहां पे अगर फाइनल पोजीशन ही इनिशियल पोजीशन हो कुछ डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, अगर या फिर बोलो सर्कल में अगर कोई लूप में अगर कोई चीज घूम रही है अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, देन वर्क डन इज 0। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर कोई बॉडी लूप में घूम रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन इज नॉट 0। ये मेन डिफरेंस है। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क जो होता है पाथ पे डिपेंड होता है, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता पाथ पे। सही बोल रहा हूं क्या, उल्टा बोल गया मैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। अगला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो सही स्टेटमेंट बताओ। पहला बोल रहा है एनर्जी इज स्केलर। स्केलर क्या? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड बोल रहा है एनर्जी एंड वर्क हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। एनर्जी एंड वर्क दोनों के सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एनर्जी इज अ वेक्टर। क्या वेक्टर? एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है, यहां पे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, एनर्जी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है एनर्जी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज स्केलर, ये याद रखो। तो एनर्जी एक स्केलर है, एनर्जी को डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, बस देने वाला और लेने वाला होता है। ठीक है, कहां से कहां जा रही है एनर्जी ये फिक्स होता है, बट फिर भी वो स्केलर है। ठीक है, एनर्जी एंड वर्क सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। हाँ, अभी के लिए फिजिक्स में हमने ये माना है कि जितना काम किया है उतनी ही एनर्जी अप्लाई की है, नो एनर्जी इज लॉस्ट। इस केस में एनर्जी और वर्क डन सेम होता है, और उसी केस में उसके यूनिट्स और डायमेंशन भी सेम होते हैं। हर केस में यूनिट और डायमेंशन एनर्जी के सेम ही होते हैं, बट हम फिजिक्स में ये कंसीडर करते हैं जितनी एनर्जी गई उतना ही वर्क हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, सही है। जितनी कैपेसिटी होगी काम करने की उसको ही हम एनर्जी कहते हैं। तो 1, 2 and 4 these are the correct options. You have to choose the correct options here. So 1, 2 and 4 are the correct options.
ओके, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द राउंड ट्रिप इज 0। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक राउंड ट्रिप में अगर टोटल वर्क निकालना है तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। हाँ सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। मैट्रिक्स मैच कर लेते हैं। मैट्रिक्स मैच के बाद इंटीजर भी है, ठीक है। मैट्रिक्स मैच कंजर्वेटिव फोर्सेस, कॉलम 1 बहुत लिखना पड़ रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस यहां पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आ रहा है Q नंबर पे, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में यहां पे ऑप्शन के हिसाब से आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी के डायमेंशन निकालना आता है। देखो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, लर्न कर लो, बोला है मैंने, m1 l1 t⁻²। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t⁻²। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला l⁻1 है ना। लेंथ है वो तो लेंथ आएगा। अब यहाँ पे लेंथ का 1 और यहाँ पे लेंथ का 1 हो जाएगा 2, तो m1 l2 t⁻²। ये सीख लो, ठीक है। m1 l1 t⁻²। या फिर कमेंट में लिख दो सर मुझको इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट ओपन है, आप कमेंट में लिखो कि सर मुझको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस वर्कशीट का, इस पेज नंबर का, इसका मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी वर्ग आता है, या फिर हम उसको और भी लिख सकते हैं, न्यूटन मतलब डाइन सेंटीमीटर। CGS यूनिट डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक आखिरी कर लेते हैं और हम वीडियो ऑफ करते हैं, ठीक है। मतलब बाद में लेवल 2 क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कर लेंगे, बट यहां तक हम आ चुके हैं तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक हो जाए। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहां है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच फ्रॉम नेचुरल लेंथ थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर। इतना कहने से अच्छा x इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ये है उसकी स्प्रिंग की मीन पोजीशन से एनलार्जमेंट, क्या बोलेंगे उसको, खींचना, ठीक है, इस 5.6 जूल। एनर्जी उसको खींचते खींचते लग गई 5.6 जूल, 0.3 मीटर खींचते खींचते इतनी एनर्जी लग गई। द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल दैट मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.445 मीटर इज। अब दिया है उसको डिस्टेंस, इसके आगे 4 मतलब यहां से x दिया हुआ है 0.3 से लेकर 0.45 मीटर तक। इतना आगे खींचने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी बताओ। सेम तो नहीं लगने वाली है ना। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे एनर्जी कितनी लगेगी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस को भूल जाओ फिलहाल के लिए। ये 5.6 इज इक्वल टू हाफ के
एक्स स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर आएगा 0.09, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब ये आएगा इधर, के की वैल्यू आएगी 2 इंटू 5.6 बाई 0.09। ठीक है, के की वैल्यू आ गई। अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे भी है, आगे देखेंगे। अब इसकी एनर्जी निकालो, इसके लिए अलग एनर्जी निकालना है। ठीक है, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब के की वैल्यू तो मिल गई, तो यहां से वहां पे के की वैल्यू डालनी है, क्योंकि के चेंज नहीं होता, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता है स्प्रिंग के लिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, के की वैल्यू है 2 इंटू 5.6। देखो बोला था ना मल्टीप्लाई मत करो, 2 से 2 ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, x2 स्क्वायर 0.45 का स्क्वायर, ओके 0.45 का स्क्वायर होता है 0.45 इंटू 0.45। ठीक है, माइनस में x1 स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 0.09। कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, बहुत बदमाश है। 2 से 2 5.6 अपॉन 0.09, 4.5 का स्क्वायर, ये 0.45 का स्क्वायर करवा के रहेगा। इजी है, इतना हार्ड नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 5 का 20 आएगा बस। और पॉइंट के बाद 2 2 4 नंबर है, तो 0.2025 माइनस 0.09 आएगा। अब बस इतना सा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है, आएगा जूल में। ठीक है, यूनिट आएगा जूल। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक ही। लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। कल के लेक्चर के लिए आज तक का लेक्चर अच्छे से कर लो, शायद से कल लाइट नहीं जाएगी तो हम अच्छे से लेक्चर ले पाएंगे। ठीक है, बट तब तक आपकी जिम्मेदारी है यहाँ तक के लेक्चर अच्छे से देख के पूरे सॉल्व कर लो। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।